किस्त नंबर 12। मेरी आंख खुली तो सार्जेंट जेफ मेरे सर पर मौजूद था। उस वक्त इसके चेहरे पर वो दोस्ताना मुस्कुराहट भी नहीं थी। इसने सर लहजे में कहा, मिस्टर बाबर, आपका बयान झूठ का परिंदा है। उस फार्म हाउस में वो बूढ़े मियाँ बीवी अपनी एक मुलाजमा के साथ रहते थे। उनका बयान है कि कल रात आप नशे की हालत में फार्म हाउस में दाखिल हुए। उन दोनों मियाँ बीवी को आपने कमरे में बंद किया। उनकी मुलाजमा ने मुदाखलत की कोशिश की तो आप उसे अपने साथ बेडरूम में ले गए, उसके साथ ज्यादती की और उसे कत्ल कर दिया। कि शराब पीते हुए आप इतने मदहोश थे कि शराब की बोतल और गिलास न सिर्फ आपके हाथ से छूटे बल्कि शराब की खासी मिकदार आपकी पैंट पर भी गिरी। नशे की हालत में आपने सिगरेट सुलगाने की कोशिश की तो आप लड़खड़ा गए और जलता हुआ लाइटर आपकी पैंट से टकराया तो न सिर्फ आपकी पैंट जली बल्कि गिरने से टूटी हुई बोतल के कुछ टुकड़े आपके जिस्म में भी लगे और आप जख्मी हो गए। आप जिस गाड़ी में आए हैं उसमें से भी कुछ बरामद नहीं हुआ, न रिवॉल्वर न सेलफोन। या मुझे किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं? ये तो आप कोर्ट में साबित कीजिएगा कि ये फिल्म की कहानी है या किसी नॉवेल का प्लॉट। सार्जेंट जेफ ने तंज़े लहजे में कहा, मैं आपको जबरन मिस्टर और मिसेस मोर्स के फार्म हाउस में दाखिल होने, उन पर तशद्दुद करने, उन्हें हब्से बेजा में रखने और उनकी मुलाजमा केटी के साथ ज्यादती और तशद्दुद के कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अब आप जो कुछ भी कहेंगे वो बतौर सबूत आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल हो सकता है। मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। ज़रूर करें, सार्जेंट जेफ ने कहा, यह आपका कानूनी हक है, लेकिन आप ज़ेरे हिरासत हैं, यहाँ से कहीं जाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसने सर्द मोहरी से मुझे घूरा और वहाँ से रवाना हो गया। मैं इसकी बातों पर बुरी तरह चौंक उठा। अब ये मरियम के बाप की कोई नई चाल थी। वो किसी न किसी सूरत मुझे कैद में रखना चाहता था। मेरा सेल फोन भी मेरे पास नहीं था कि मैं अपने वकील से राबिता कर सकता। उसका टेलीफोन नंबर इंक्वायरी से मालूम हो सकता था, लेकिन मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा वकील हेनरी ब्राउन और पीटरसन वहाँ पहुंच गए। मैंने कुछ बताने की कोशिश की तो पीटरसन ने मुझे रोकते हुए बोला, मुझे सूरत हाल की तब्दीली का इल्म हो चुका है, लेकिन आप फिक्र मत करें, यह सब आपके दुश्मनों की साजिश है। मैं सब मालूम कर लूँगा। मिस्टर बाबर, हिनी ने कहा, क्या पुलिस ने आपको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है? जी हाँ, मैंने तल्ख लहजे में कहा। अभी थोड़ी देर पहले सार्जेंट जेफ ने मुझे इत्तला दी है कि मुझे फार्म हाउस के मालिक मिस्टर मोर्स की मुलाजमा कैटी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। आप जज के सामने भी यही बयान दीजिएगा। हिनरी ने कहा, आपका मुकम्मल तिब्बी मुआयना हो चुका है, इसकी कापी मेरे पास भी मौजूद है। इसके मुताबिक आपकी कलाइयों और पैरों पर रस्सी की बंदिश के इंतहाई गहरे निशानात हैं। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही मैं कोर्ट में जेफ की धज्जियां बखेर दूंगा। मैं भी मिस्टर और मिसेस मोर से मिलकर आ रहा हूँ, पीटरसन ने कहा। वो ना तो कातिल का हुलिया बिल्कुल ही मुख्तलिफ बता रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो आपको पहचानते भी नहीं। कोर्ट की बेजार कुन और मुकम्मल कार्रवाई सुनाकर मैं आपको बोर नहीं करूँगा, बस वही बातें बताऊंगा जो जरूरी है। बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसे गला घूंटकर मारा गया था। कत्ल से पहले इसके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं हुई थी और सबसे अहम बात यह थी कि इसकी मुट्ठी में कोट का एक बटन दबा हुआ था जो गालिबन कातिल से मुज़ाहमत के दौरान उसके हाथ में आ गया था और मेरे जिस्म पर उस वक्त कोट नहीं था। फिर मिसिस और मिस्टर मोर्स को लाया गया। शिनाख्त के लिए मुझे दूसरे 5 आदमियों के साथ खड़ा कर दिया गया। वो सब मेरी तरह लंबे तिरंगे थे। इनमें वो 2 ईरानी थे, एक तुर्क, एक पाकिस्तानी और मैं था। बड़े मियाँ ने बहुत गौर से सबका जायजा लिया, बल्कि कई दफ़ा उन्होंने एक एक आदमी को गौर से देखा। फिर उन्होंने तुर्क की तरफ इशारा किया। क्या आप पूरी यकीन से कह सकते हैं कि वही इस शख्स आपके फार्म हाउस में कब्जा किया था? जज ने पूछा। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मोर्स ने इस तुर्क को गौर से देखते हुए कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही शख्स था। बड़ी बी ने भी इसी तुर्क पर शुबा किया। जज ने मिस्टर और मिसेस मोर्स को जाने की इजाज़त दी। सार्जेंट जेफ ने मेरा 3 दिन का रिमांड ले लिया। इसके बाद पुलिस केस बहुत कमजोर हो गया। इंद्री ने मुझे यकीन दिलाया कि आइंदा तारीख पर वो मेरी जमानत करा लेगा। मुझे दोबारा पुलिस लॉकअप में ले गई। मुझे खदशा था कि ये लोग मुझ पर तशद्दुद करेंगे, लेकिन मिस्टर और मिसेस मोर्स के बयान के बाद सार्जेंट जेफ का रवैया बहुत बदल गया था। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। केटी की मौत दम घुटने से वाक़ई हुई थी और इसकी मौत का वक्त 11 और 11:30 बजे के दरमियान था। उस वक्त मैं रेस्टोरेंट से खाना खाकर लौटा था। मैं 12 सवा 12 बजे के करीब घर पहुंचा था। मेरी घर से रवानगी और वापसी का गवाह सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड था। उसकी हालत अब खतरे से बाहर थी। मेरी सबसे बड़ी गवाह कांता थी। इसने मेरे घर पर 2 घंटे गुजारे थे, यानी रात को 2 बजे तक मैं अपने ही घर में था। कांता और सिक्योरिटी गार्ड का बयान सुनने के बाद ज्यूरी ने मुझे बेकसूर करा दिया और ताबूत में आखिरी कील उस गवाह ने ठोंकी जिसने इस गाड़ी से रिवॉल्वर और सेल फोन्स निकाले थे। वो पुलिस स्टेशन की पार्किंग लॉट का चौकीदार था। पीटरसन ने इसे उस वक्त उठाया जब वो अपनी ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। पीटरसन की धमकियों से खौफजदा होकर इसने इतराफ़ कर लिया था कि एक नामालूम आदमी ने इसे इस काम के लिए $10,000 दिए थे। इस बयान के बाद तो किसी भी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश ही न रही।
और कोर्ट से मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। मैं जेल से बाहर निकला तो मेरा इस्तकबाल करने वालों में कैप्टन रॉल्फ पीटरसन, हेनरी और कांता के अलावा शेरदिल खान भी मौजूद था। शाम का वक्त था, इसलिए मैंने इन सबको डिनर की दावत दे दी। कांता और शेरदिल खान के अलावा बाकी अफराद ने माजूरत कर ली। हेनरी को अपने एक अहम क्लाइंट से मिलना था। कैप्टन रॉल्फ और पीटरसन भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। वो लोग वहीं से रुखसत हो गए। जाते थे कैप्टन रॉल्फ ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे घर पर इस मरतबा 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए हैं। इनके जाने के बाद खान ने मुझसे कहा, कांता बता रही थी कि भाभी मरियम मोर्टन के कब्जे में है। हाँ, इसने मुझे यही बताया था। मैंने कहा, लेकिन मोर्टन कोई सुरक्षा बदमाश नहीं, इसका गैंग बहुत ताकतवर है और उससे जैक्सन की पुष्टपनाही भी हासिल है। हम भी सड़क छाप नहीं है। खान ने तर्क लहजे में कहा, गुज़श्ता कई बरस से मैं अमरीकी हुकूमत की आंखों में धूल झोंक रहा हूँ। आप फिक्र मत करो बाबर साहिब, मोर्टन से मैं खूब वाकिफ़ हूँ। मैंने डिनर इन्हीं लोगों के साथ किया, फिर मैं अपने घर रवाना हो गया। मैंने जो चीज़ जैसी छोड़ी थी उसी हालत में थी। किसी ने मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश नहीं की थी। मुझे इस बात पर हैरत भी थी, लेकिन मेरी ये हालत जल्दी रफा हो गई। फायरिंग के बाद वहाँ पुलिस पहुँच गई थी। शायद इसलिए किसी ने घर में दाखिल होने की जरूरत नहीं की। फिर वो घर में घुसते भी क्यों? मरियम तो पहले ही गायब थी। मुझे भी वो लोग अगवा कर चुके थे। घर में इन्हें मिलना भी क्या? अचानक मुझे अपने सेलफोन का ख्याल आया। वो बेड के साइड टेबल पर रखा था, लेकिन उसकी बैटरी जवाब दे चुकी थी। मैंने इसे चार्ज पर लगा दिया और ख़ुद कॉफ़ी बनाने किचन में चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मरियम को कहाँ ढूंढूं। मैं उसके बगैर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था। कैप्टन रॉल्फ और पीटरसन ने मुझे मशवरा दिया था कि तुम फिलहाल कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान चले जाओ, या तुम पुलिस और FBI दोनों की नज़रों में खटक रहे हो। मैंने इनसे कहा भी था कि मैं मरियम को साथ देकर पाकिस्तान जाऊंगा या फिर यहीं मर जाऊंगा। मैंने कॉफ़ी बनाई और बेडरूम में आ गया। कमरे की हालत अबतर थी। मरियम की गुमशुदगी के बाद मैंने घर की सफाई पर तवज्जो नहीं दी थी। मैंने कॉफ़ी का मग ख़त्म किया और बेड पर बिखरे हुए कपड़ों को समेट कर एक तरफ डालकर नींदराज हो गया। मैं अपनी इन्हीं सोचों में इतना गुम था कि सेलफोन की घंटी पर बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने स्क्रीन पर नज़र डाली तो मुझे कांता का नाम नज़र आया। हेलो, मैंने सेलफोन कान से लगाकर कहा। हाँ कांता, क्या बात है? मैं इस वक्त होटल ग्रैंड मिलियन के सामने कैसीनो में मौजूद हूँ। मुझे अभी अभी इन आदमियों में से एक यहाँ दिखाई दिया है जो उस दिन मरियम के बारे में बात कर रहा था। मोर्टन का आदमी? मैंने जल्दी से पूछा। हाँ वही, कांता ने कहा। मैं आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच रहा हूँ। तुम उस वक्त तक इस आदमी पर नजर रखो। मैंने बहुत उजलत में कपड़े बदले, नाइट सूट उतारकर जीन्स और जैकेट पहनी और जोगर्स पहने और फिर घर से बाहर निकल गया। मैंने कांता को आधे घंटे का टाइम दिया था, लेकिन 5 मिनट पहले ही उस कैसीनो पर पहुंच गया। मैंने घर से निकलने के बाद अपने ताकुब का ध्यान रखा, लेकिन मुझे ऐसी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी जिस पर मुझे शुबा होता। मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में ऐसे रुख पर पार्क की कि अगर मुझे हंगामी तौर पर वहां से निकलना पड़ता तो मैं बगैर किसी रुकावट के निकल सकता। कांता मुझे देखकर तीर की तरह मेरी तरफ आई और बोली, वो आदमी इस वक्त रोल टेबल पर मौजूद है। वो अकेला ही, इसके साथ कोई और भी है? मैंने पूछा। अभी तो अकेला ही है, कांता ने कहा। कांता, ये कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं इससे पूछताछ कर सकूं? मेरा मतलब है कि यहाँ इस तरह के कई दूसरे फार्म हाउस भी में हैं। कांता ने मानी खिज लहजे में कहा, जैसे फार्म हाउस में तुम्हें रखा गया था। मैं कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता। फार्म हाउस पर तो कुछ लोग रहते ज़रूर होंगे, इसकी तुम फिक्र मत करो। हमारे पास एक ऐसा फार्म हाउस है जो एक तरह से हमारी मलकियत है। वहाँ का चौकीदार भी हमारा ही आदमी है। मसला इसे वहाँ तक ले जाने का है। मैंने कहा, यह भी कोई मसला नहीं। कांता ने कहा, मुझे जानता है, इसलिए मैं अभी तक इसके सामने नहीं आई हूँ। मेरे कहने पर तो वो अंधे कुएं में कूदने को भी तैयार हो जाएगा। फिर कुछ सोचकर बोली, तुम अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर छुपकर बैठ जाओ, मैं इसे गाड़ी तक लेकर आती हूँ। मुमकिन है मुझे इस वक्त कुछ वक्त लग जाए, तुम परेशान मत होना। फिर वो चौंक कर बोली, लेकिन तुम्हारी गाड़ी पार्किंग लॉट में किस तरफ है? मरकजी दरवाजे से दाएं जानी पहली कतार में है। फिर मैंने इसे गाड़ी का रंग और नंबर बताया और कहा, मैंने गाड़ी का रुख मेन गेट ही की तरफ रखा है। फिर वो अपनी मखसूस दिलकश चाल चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ रोल टेबल थी। अब तक जहाँ बैठे थे वो कैसीनो का रेस्टोरेंट और बार था। इससे जाने के बाद मैंने भी अपनी जगह छोड़ी और टहलता हुआ बाहर निकल आया। कैसीनो के पोस्ट में खासी रोशनी वाला बल्ब लगा था, लेकिन मेरी गाड़ी वहाँ से इतनी दूर थी कि वहाँ तक बहुत कम रोशनी पहुँच रही थी। मैंने पार्किंग लॉट के निगरान की तलाश में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। आहिस्तगी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा खोलकर अखबे नशीस पर दुबक गया। अचानक मुझे ख्याल आया कि गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है। मैंने चाबी इग्निशन में लगाई और एहतियातन कांता के सेल फोन पर कॉल भी कर दी। यस मिस्टर डिसोजा, उसने कहा। शायद वो अपने शिकार के बिल्कुल नज़दीक थी, इसलिए इसे सुनाने की मुझे गलत नाम से मुखातिब कर रही थी।
कांता, मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी देना भूल गया था। गाड़ी लॉक नहीं, मैंने चाबी भी इग्निशन में लगा दी है। ओके मिस्टर डिसोजा, कांता ने अंग्रेजी में कहा। आज तो मैं अपने एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ, सॉरी आज आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी जा रही हो, मैंने हंसकर कहा। ने मिस्टर डिसोजा, इसे संजीदगी से कहा, शायद कल भी मुलाकात न हो सके। मैं 2-4 दिन के लिए अपने दोस्त के साथ फार्म हाउस पर जा रही हूँ। नहीं, बस मैं निकल रही हूँ। ये कहकर से राबिता मुनक़ते कर दिया। मेरी नज़र कैसीनो के मरकजी दरवाजे पर पड़ी। कांता एक लंबे तिरंगे मकरू सूरत अमेरिकन के साथ बाहर निकल रही थी। इस वक्त मुझे वो मिसरा बहुत बिल्कुल दुरुस्त मालूम हो रहा था कि पहले हूर में लंगूर खुदा की कुदरत है। बातें करते हुए आगे बढ़े तो मैं अकबे नशीस के पायदान में दुबक गया। वो दोनों खरामा खरामा गाड़ी तक आए। फिर कांता की आवाज़ आई, शीट, गाड़ी की चाबी शायद मैंने कहीं गिरा दी है, अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ दो बेबी। इस अमेरिकन की मुकरू बलगम ज़दा आवाज़ सुनाई दी, मेरी गाड़ी में चलो। 1 मिनट, कांता ने कहा, चाबी शायद मैं इग्निशन में लगी छोड़ दी होगी, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। अमेरिकन ने अचानक टॉर्च की ज़ेर रोशनी गाड़ी में डाली और बोला, हाँ चाबी इग्निशन में मौजूद है। मेरे आसाब कशीदा हो गए। अगर वो टॉर्च की रोशनी अकबी नशीस पर डालता तो यकीन मुझे देख लेता, लेकिन इससे फ़ौरन टॉर्च ऑफ कर दिया और बोला, चलो जल्दी करो, तुम ड्राइविंग करो डार्लिंग। कांता इठलाकर बोली, मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, मुझमें ड्राइव करने की हिम्मत नहीं है। ओके ओके हनी, अमेरिकन ने कहा और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। इस अक्ल के अंधे ने यह भी न सोचा कि जब कांता ड्राइविंग करने की हालत में नहीं तो अपनी गाड़ी की तरफ आई ही क्यों। शबाब के सामने तो बड़े बड़े फिसल जाते हैं, वो तो फिर अकल से पैदल एक घटिया दर्जे का बदमाश था। इसमें कुछ सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी। अगर थोड़ी बहुत अकल भी होगी तो कांता के इश्तियालंगेज़ हुस्न ने ख़ब्त कर दी थी। कांता भी गाड़ी में बैठ गई। इसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी स्विचिंग करते हुए बाहर निकली। मैंने दिल में कहा, उल्लू का पट्ठा मेरी गाड़ी के टायरों का सत्यानाश कर रहा है। मैंने अपनी कलाई की घड़ी में देखा, हमें कैसीनो से रवाना हुए 40 मिनट हो चुके थे और अब हम मोटरवे पर थे। एक ही अंदाज में बैठे बैठे मैं गठरी बना हूँ, मेरे हाथ पांव अकड़ कर रह गए थे। मैंने पोजीशन बदलने की कोशिश की तो वो खबीस अमेरिकन कांता के पहलू में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। मेरी सुई से जुम्बश से बुरी तरह चौंक उठा। उसे कांता को छोड़कर अपना जैकेट की अंदरूनी जेब की तरफ बढ़ाया था कि मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, खबरदार अपने दोनों स्टीयरिंग पर रखो वरना गोली मार के ही फेंक दूंगा। इसे अचानक ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगते ही जोरदार झटका लगा और मैं ड्राइविंग सीट से टकरा गया। वो तो गनीमत है कि मेरा रुख ड्राइविंग सीट की तरफ नहीं था। इसे मेरा शाना ड्राइविंग सीट से टकराया। कांता डैशबोर्ड से बुरी तरह टकराई। अमेरिकन ने पलक झपकते में रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन चोट लगने के बावजूद कांता ने इससे ज़्यादा फुर्ती का मुजाहरा किया और इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर अपना हैंडबैग दे मारा। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकल गया। इसने अचानक दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। ये कैलिफोर्निया की पैसिफिक कोस्ट हाईवे थी। रात के इस पहर ट्रैफिक खासा कम था। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगाई और चीखकर बोला, रुक जा वरना मैं फायर कर दूंगा। इसके साथ ही मुझे फायर की आवाज़ सुनाई दी। अमेरिकन भागते भागते यूरोप गया, जैसे चाबी खत्म होने पर खिलौना साकित हो जाता है। मैंने घूमकर देखा, कांता के हाथ में रिवॉल्वर था जो इसने मेरी तरफ उछाल दिया। ये शायद वही रिवॉल्वर था जो अमेरिकन के हाथ से गिरा था और कांता ने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए रिवॉल्वर उठा लिया था, वरना मैं तो बिल्कुल निहत्था था और गोली मारने की महज धमकी दे रहा था। अपने हाथ सर पर रखो और वापस गाड़ी की तरफ चलो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? इसने पूछा। हम आदमखोर हैं और अमरीकियों का गोश्त रोस्ट करके बहुत रग़बत से खाते हैं, मैंने संजीदगी से कहा। मैंने रिवॉल्वर कांता को पकड़ाकर इसकी अच्छी तरह तलाशी ली। इसके पास रिवॉल्वर के अलावा कोई हथियार नहीं था। अब शराफत से गाड़ी में बैठ जाओ। वो बेचुचुरा गाड़ी में बैठ गया। वो जो ही गाड़ी में बैठा, मैंने इसके सर पर रिवॉल्वर का दस्ता रसीद कर दिया। वो अकबी नशीस पर एक तो लुढ़क गया। अब और कितनी दूर जाना है? मैंने पूछा। फायर की आवाज़ दूर तक गई होगी। इस बात पर कोई पुलिस पेट्रोल कार भी इस तरफ आ सकती है। बस अब थोड़ा दूर चलने के बाद हम दाईं तरफ मुड़ जाएंगे। वहाँ से 10 मिनट का सफ़र है। कांता ही ड्राइविंग सीट पर बैठी और गाड़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़ाती हुई दाईं तरफ मुड़ गई। जल्दी हम उस इलाके में पहुँच गए जहाँ फार्म हाउस थे और एक दूसरे काफ़ी दूर थे। कांता 15 मिनट के अंदर अंदर मतलूबा फार्म हाउस तक पहुँच गई। वो फार्म हाउस कई एकड़ रकबे पर फैला था। इसके अलावा इर्द काफ़ी दूर तक ही दूसरा फार्म हाउस भी नहीं था। मेरी नज़रें इस मनहूस अमरीकन पर जमी हुई थी जो किसी भी वक्त होश में आ सकता था। फार्म हाउस का दरवाज़ा भारी भरकम था और इतना बड़ा था कि इसमें से बेक वक्त 2 ट्रक आसानी से गुजर सकते थे। गेट पर 2 मुसल्लह गार्ड्स भी मौजूद थे। चेहरों से वो एशियाई लग रहे थे। उनमें से एक बाहर आया और कांता को पहचान कर इसने दरवाजे का एक पट खोल दिया। कांता गाड़ी अंदर ले गई। फार्म हाउस का अकामती हिस्सा मेन गेट से काफ़ी फासले पर था।
कांता ने पोर्च में गाड़ी रोकी तो बरामदे में एक और एशिया नजर आया। वो खासा लंबा तिरंगा और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। इसने मुद्दीबाना अंदाज में कांता को सलाम किया। कांता ने तहकुमाना अंदाज में कहा, गाड़ी की पिछली सीट पर एक बेहोश आदमी है नंदू, उसे उठाकर अंदर ले जाओ, मुझे उससे कुछ पूछ करनी है। नंदू ने दरवाज़ा खोला और अमेरिकन को घसीटकर बाहर निकाल लिया। फिर इसने इस भारी भरकम अमेरिकन को अपने कंधे पर डाला और चल पड़ा। इसके हाथ पैर बांध दो, इसे होश में लाओ, कांता ने कहा। नंदू ने इस बात में सर हिलाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो मुझे लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। फार्म हाउस की हालत से अंदाजा हो रहा था कि मुस्तकिल ज़ेरे इस्तेमाल है। ड्राइंग रूम का फर्नीचर अगरचे बहुत कीमती नहीं था, लेकिन साफ सुथरा था। वहाँ गर्द का एक भी जर्रा नहीं था। कांता अपने लिए ड्रिंक तैयार करने लगी। मैंने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पर इक्तफा किया। हम लोग अपने अपने गिलास लेकर बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक देकर नंदू अंदर आ गया। इसे मुद्दिब लहजे में बताया कि कैदी को होश आ गया है, तुम चलो हमारे ही हैं। फिर वो नंदू से बोली, ये मिस्टर बाबर हैं, GS खान के बहुत बेहतरीन दोस्त। आइंदा ये अगर यहाँ किसी काम से या अकेले भी आए तो इनका ख्याल रखना। मैं समझ गया मैडम, नंदू ने कहा। हम उस कमरे में पहुंचे जो अमेरिकन को रखा गया था। कांता को देखते ही वो इसे इंतहाई फोश गालियाँ देने लगा। कांता ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी आवाज़ कमरे में गूंज कर रह गई। कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर, कांता ने जहरीले लहजे में कहा। तूने मेरे साथ ये क्या सलूक किया है कुत्तिया? एडी गुर्राया, तू शायद मुझे जानती नहीं। कांता ने इस मर्तबा इसके मुंह पर लात मारी तो वो बेड से उलझ कर नीचे गिर गया। मैंने कहा है कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। मैंने इसे उठाकर बेदर्दी से बेड पर फेंक दिया और बोला, तुम जितनी भी गालियाँ बकोगे उतनी ही लाते और थप्पड़ पड़ेंगे। तू कौन है? मुझे घूर कर बोला, तू भी शायद मुझे जानता नहीं, वरना तेरी जरूरत ना होती कि मुझसे इस लहजे में बात करे। मैंने भी जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया और बोला, मैं जानता हूँ तू मोर्टन का आदमी है, फिर क्या करूँ? तेरी पूजा करूँ, कदमों में गिर जाऊँ? मैं तो उस हरामजादे मोर्टन का भी यही हश्र करूँगा। फिर मैंने अचानक पूछा, मरियम कहाँ है? मरियम? इससे हैरत से पूछा, कौन मरियम? स्टेफर्ड की बेटी, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर वो तहकीर अमेज़ अंदाज में हंसा। तो तुम स्टेफर्ड के आदमी हो? मैं किसी का भी आदमी नहीं हूँ, मैंने कहा। मरियम मेरी बीवी है। इसने चौंक कर मुझे देखा और ऐसा बन गया जैसे मुझे जानता ना हो। इसकी बेनियाजी पर मैं भिन्न आ गया। बता मरियम कहाँ है? इसके बारे में सिर्फ मोर्टन जानता है या टोनी? मैंने अचानक इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसके बारे में तुम भी जानते हो। अगर मालूम कर सकते तो मालूम कर लो। इसने मुंह बनाकर कहा। वैसे हाथ पैर बांधकर किसी को मारना पीटना कोई मर्दानगी नहीं, ये बहुत पुराना डायलॉग है। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, तुम्हारे लोग भी दूसरे लोगों के साथ यही कुछ करते हैं। सीधी तरह बता, मरियम कहाँ है? इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें। नंदू ने अचानक मुझे बास बना दिया। अपनी पैदाइश से लेकर अब तक पेश आने वाला हर वाक़या आपको बता देगा। 10 मिनट? एडी इस्तेज़ाई लहजे में बोला, तुम 20 दिन बाद भी मेरी ज़ुबान नहीं खुलवा सकोगे। तुम शायद मुझे जानते नहीं। मेरा नाम एडी है और कैलिफोर्निया के बड़े बड़े बदमाश मेरे नाम से कांपते हैं। अब तुम मेरे नाम से कांपोगे, नंदू ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। वो वापस आया तो इसके हाथ में तेजधार उस्तरा 2 डिब्बे ओस्ट्रा थी। वो हमसे स्ट्रासी जैसे अमूमन कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या तुम मुझे कोई जादू दिखाने की तैयारी कर रहे हो? एडी तंजिया लहजे में बोला, ये जादू अभी तुम्हारे सर चढ़कर बोलेगा। नंदू ने वो चीज़ें एक तरफ रख दी। एडी की जैकेट की जिप खोल दी, फिर से झटके से इसकी टी शर्ट फाड़ दी और इसे जिस्म से अलग कर दिया। नंदू ने उसरा खोला और अचानक इसके सीने पर हल्की से एक लकीर खींच दी। एडी की सफेद जिल्द पर खून की एक लकीर नमूदार हो गई। इसे दूसरी लकीर क्रास की सूरत में खींची। वो बहुत माहिराना अंदाज में चिरके लगा रहा था, वरना कोई अनाड़ी तो एडी को गहरा जख्म पहुंचा सकता था। इसने कई लकीरें एडी के शानों पर खींची। मुझे तो इसकी कुव्वत बर्दाश्त पर हैरत थी। वो अभी तक होंठ पीछे ये कार्रवाई बर्दाश्त कर रहा था। अब मुझे इसके जिस्म पर सूर लकीरों का एक जाल सा नजर आ रहा था। नंदू ने इस उसरे से एडी की जैकेट की भी झच्चियाँ उड़ा दी थी। मेरे ख्याल में 10 मिनट तो हो चुके हैं। एडी ने तहकीर अमेज़ लहजे में कहा, अभी सिर्फ 1.5 मिनट हुआ है, नंदू ने कहा और अचानक इन डब्बों में से एक उठाया जो वो अपने साथ लाया था। इसे डिब्बा खोला तो मुझे उसमें सफेद रंग का एक सूप नजर आया। इसने वो सूप एडी के जख्मों पर छिड़क दिया। देखते इसके मुंह से किराह निकल गई। मैं तुमसे कुछ पूछने में वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, नंदू ने वो सूप एडी के जिस्म पर छिड़कते हुए कहा। ये क्या कर रहे हो नंदू? मैंने पूछा। ये नमक है बॉस, इसने जवाब दिया। ये नमक है बॉस, इसने जवाब दिया। इसे मैंने ऐसे लोगों के लिए पीसने के बाद छान भी लिया है ताकि इसका पाउडर जैसा सूप जख्मों पर ज़्यादा असर करे।
मोटा नमक इतनी जल्दी असर नहीं करता। इसने एडी के जिस्म के हर हिस्से पर नमक छिड़क दिया जहाँ इसने चिरके लगाए थे। फिर उसके जख्मों पर खासी कुव्वत से नमक मलने लगा। इस मर्तबा दर्द में डूबी कराहें एडी के मुंह से निकली। फिर से होंठ भींच लिए। अब अपनी जुबान खोल दो एडी, मैंने कहा, वरना नंदू बहुत सफाक आदमी है और ये तो इब्तदा है। ये इसी उसरे से तुम्हारे कान काटेगा, नाक काटेगा, हाथ पैर तोड़ेगा और तुम्हें हमेशा के लिए माजूर करने के बाद कूड़े के किसी ढेर पर फेंक देगा। पहली दफ़ा मुझे एडी के चेहरे पर खौफ और तशवीश के तासुरात नजर आए। नंदू ने घड़ी देखी, फिर बेनियाजी से बोला, अभी काफ़ी मिनट बाकी हैं। ये कहते इसने अचानक एडी का कान पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? एडी के लहजे में वहशत थी। मोर्टन तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मोर्टन को काम के आदमी की ज़रूरत है, तुम जैसे माजूरों की नहीं होगी। नंदू ने अचानक इसके एक हाथ इसके कान का निचला हिस्सा काट लिया। एडी कर्ब अमेज अंदाज में चीखा, लेकिन नंदू पर इसकी चीख का कोई असर नहीं हुआ। इसने थोड़ा सा नमक इसके कटे हुए कान पर भी छिड़क दिया। जुबान नहीं खोलोगे तो तुम्हारा पोर पोर काट कर फेंक देगा। मैंने जुबान खोली तो मोर्टन मुझे ज़िबा कर देगा, एडी तकलीफ से कराते बोला। नंदू रोबोट की तरह अपने काम में मसरूफ था। इसने एडी का कान दोबारा पकड़ा और उसे हल्का सा चिरका दिया। एडी ये समझा कि इसने कान काट लिया है। इस मरतबा एडी के अलग से निकलने वाली चीख खासी दिलखराश थी। नंदू ने इसका दूसरा कान पकड़ा, इसे काटने ही वाला था कि एडी चीख उठा, इसे रोको, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। नंदू ने मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से इसे रोक दिया। अभी 5 मिनट बाकी हैं बस। नंदू ने कहा, अगर अब इससे जुबान ना खोली तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हाँ, तुम्हारा ये वक्त 10 मिनटों में शुमार नहीं होगा। फिर मैं एडी से मुखातिब हुआ, बताओ मरियम कहाँ है? मुझे फर्स्ट एड की ज़रूरत है, एडी ने कहा। इसके कटे हुए कान के लो से खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। तुम्हें फर्स्ट एड भी मिलेगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने के बाद। मैंने कहा, मोर्टन मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। एडी ने अजियत से कराते हुए कहा, ठीक है फिर मत बताओ, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा और नंदू को इशारा किया। बताता हूँ, एडी चीख कर बोला। क्लारा कैलिफोर्निया में नहीं, इसने दर्द से कराते हुए कहा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस वक्त कहाँ है? वो लंदन में है, इससे झिझकते हुए बताया। फिर खुशामद भरे लहजे में बोला, मेरा खून बहुत तेज़ी से बह रहा है, मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, प्लीज़ नंदू। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, इससे मरीम का पूरा एड्रेस ले लो, ये भी मालूम कर लो कि मरीम वहाँ किसकी कैद में है। मैं कांता से मुखातिब हुआ, चलो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। मिस्टर बाबर प्लीज़, एडी रहा, मुझे इस शख्स के हवाले मत करके जाएं। अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो नंदू तुम्हें फर्स्ट एड भी देगा। मैं कांता के साथ कमरे से बाहर निकल गया। सामीन और नाजरीन, दास्तान अभी जारी है।